अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अमान और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आज हसनैन को बहुत ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है। हसनैन मरीज है आप? बहुत ज्यादा ठंड है आज। असल में मसला ये है कि कल हमारे पास थे सरफराज साहब, कल से मुराद है वर्किंग डे फ्राइडे को। उन्होंने कहा था कि इस दफ़ा बर्फबारी नहीं होगी, बारिशें नहीं होंगी, सर्दी ज़्यादा होगी। लेकिन मुझे कल देखने को मिला कि मरी में बर्फबारी हुई है, मरी के मज़ाफ़ात में बर्फबारी हुई है। और मरी में जब बर्फबारी होती है तो इस्लामाबाद में इस तरह ठंड लगती है जिस तरह यहाँ पे बर्फबारी। एग्जैक्टली और हम हमेशा से यही कहते हैं कि जब भी बर्फबारी शुरू होती है तो आप ज़रूर जाएं, विजिट करें, लेकिन अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें क्योंकि गुज़श्ता ऐसे कई वाक़यात गुजरे हैं जो हमारे लिए एक मिसाल हैं। आज टेम्परेचर भी 3 है तो आप कह रही हैं मुझे ठंड ना लगे। और साथ में आज बारिश का भी बताया हुआ है, कल भी 80% चांस था और आज भी बताया हुआ है बारिश का, तो बारिश भी हो सकती है इस्लामाबाद में। और इसी के साथ आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज भी हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करूं, आप भी ठंडे इलाके की स्टोरी शेयर करेंगे मुझे लगता है। ठंडे इलाके की स्टोरी भी है और स्टोरी भी बहुत मजेदार है, आप सुनेंगे। जैसे हसनैन ने कहा कि ठंडे इलाके की, तो मैं बात कर रही हूँ कश्मीर की, जहाँ कश्मीरी बच्ची की हैरान कुन कामयाबी सामने आई है। कुलसूम बिनते माजिद जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं, एक ऐसा कारनामा उन्होंने सरअंजाम दिया है जिसने दुनिया भर में मुसलमानों के दिलों को खुशी और फख्र से भर दिया है। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ 25 दिनों में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया और एक आलमी रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम कर लिया है। उनकी मेहनत और लगन ना सिर्फ उनके ख़ानदान बल्कि पूरी उम्मत के लिए जो है वो एक मिसाल बन चुकी है, जिससे ये चीज़ साबित होती है कि उम्र और वसाइल की कमी किसी भी बड़े मकसद के उसूल में आपको रुकावट नहीं बन सकती है। माशाल्लाह जी। कुलसूम, आपको हमारी तरफ से, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आपने यकीनी तौर पे अपने घर वालों का अपना नाम तो रोशन किया ही किया, लेकिन बहुत ही नेक काम किया उन्होंने। और इस नेक काम को अब कंप्लीट करने के लिए 24 दिन में कुरान हिफ्ज़ करना पड़ेगा। आप देखिए 25 में उन्होंने कर दिया ना, तो 24 में 22 में 20 में करना पड़ेगा। इससे पहले हम सुनते थे कि कुरान करीम अगर आपने हिफ्ज़ कर रहा है तो 3 साल का अर्सा लग जाता है, 2 साल का अर्सा लग जाता है। लेकिन कुलसूम ने वो कर दिखाया जो कि आज तक नहीं हुआ। 25 दिन में 30 सुपारे उन्होंने। और दूसरी बात ये है कि मतलब आप देखें कि उनकी ये इतनी मेमोराइजेशन स्किल्स कितनी एक्सेप्शनल हैं कि जैसे उन्होंने 25 दिन में ये काम किया है, बहुत ज़बरदस्त। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कुलसूम एंड हर फैमिली के आपने उनको सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के साथ साथ इतनी ज़्यादा मतलब मेहनत की, उन्होंने लगन की और ये कारनामा सरअंजाम। बिल्कुल ऐसे ही। अब कश्मीर से आपको लिए चलता हूँ बरतानिया में, यूके, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि ये बताइए कि यूनाइटेड किंगडम में सबसे मशहूर नाम क्या होगा? बहुत से नाम हो सकते हैं वहाँ पर, जिस तरह के नाम रखे जाते हैं इंग्लिश टर्न के, जो भी मुख्तलिफ नाम होते हैं। मैं भी जब ये स्टोरी सुन रहा था, देख रहा था, तो मुझे ये लगा कि बरतानिया में सबसे मकबूल नाम होगा माइकल, जॉन, डेविड, जॉन, समथिंग लाइक दैट। लेकिन बरतानिया का सबसे मकबूल नाम है मोहम्मद। माशाल्लाह। ठीक है। यूके में लड़कों के नामों में सबसे मकबूल नाम रहा नाम मोहम्मद का। मोहम्मद नाम इस साल बरतानिया में सबसे ज़्यादा लड़कों के नामों की फहरिस्त में सैर फहरिस्त रहा। ये नाम बरतानिया में मुख्तलिफ कौमियतों के दरमियान इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत का इजहार है। नाम रखने में ये रुझान कई सालों से जारी है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मोहब्बत और अकीदत का मजहर है। इससे पहले हमें ये सुनने को मिला था कि जर्मनी में मोहम्मद नाम बहुत ही अहमियत का हामिल है, उसको रखा जाता है। अब बरतानिया में, और जो हम यहाँ से बहुत ज़्यादा मुसलमान हमारे बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं, तो यहाँ से हमें समझ आती है कि वहाँ पे भी अब मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एग्जैक्टली 2016 की बात है जब हमने सुना था कि मोहम्मद नाम बहुत ज़्यादा जो है फेमस है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये पॉपुलैरिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। और आज आप देखें कि यूके में सबसे ज़्यादा नाम रखे जाने वाला जो है वो मोहम्मद है। बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छी खबर है। यकीनी तौर पर आपको भी सुनकर बहुत मज़ा आया होगा। इसी के साथ साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको लिए चलती हूँ दुबई, अबू धाबी, जहाँ पर बहुत से, आपको पता है कि वैसे तो हम देखते थे ना कि सिर्फ इंसान ही तस्वीरें वगैरह लेते हैं, इंसान ही बनाते हैं, लेकिन नहीं, अब आपको पता है कि ऊंट भी तस्वीर ले सकते हैं। ऊंट कैसे तस्वीर? वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि गूगल का अनोखा इकदाम सामने आया है। गूगल ने अबू धाबी के सहरा की स्ट्रीट व्यू तस्वीर हासिल करने के लिए, जी हाँ, एक मुनफरिद तरीका इख्तियार कर लिया है, जिसके लिए एक ऊंट का इस्तेमाल किया गया है। रफिया नामी ऊंट ने पहली बार गूगल से ट्रैकर कैमरे को उठाया,
ऐसा कैमरा जो आमतौर पर इंसानी मदद से दुश्वार गुजार इलाकों की 360 डिग्री तस्वीर लेता है। लीवा ओआसिस जैसे इलाके में जहां दुनिया के सबसे बड़े रेत के टीले मौजूद होते हैं और ऊंट का इंतखाब कुदरती और माहौल दोस्त फैसला था। जिस तरह से अभी इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ऊंट की जानिब से ये तस्वीर ली गई है, तो ये अनोखा, ये एक यूनिक सी खबर है। इंसान तस्वीर लेते थे, अब ऊंट तस्वीर लेते हैं, लेकिन इस ऊंट की तस्वीर लेने में सबसे ज्यादा किरदार गूगल का है। हम अक्सर इन सहराओं का जिक्र करते रहते हैं जो अबू धाबी में मौजूद हैं, दुबई में मौजूद हैं, इवन कुछ सहरा ऐसे हैं जो सऊदीया में मौजूद हैं। ये ऐसे सहरा हैं जहाँ पे ट्रैकर काम नहीं करते, जीपीएस काम नहीं करता, आप एक दफ़ा जाएंगे आप गुम हो जाएंगे। इसी वजह से गूगल के ये इकदाम जारी है कि किस तरह से उन सहराओं की तस्वीर ली जाए और उनको गूगल मैप पे रजिस्टर किया जाए और वहाँ पे नेविगेशन सिस्टम को बहाल किया जाए। इस तरह के इकदाम गूगल मैप की जानिब से हमें देखने को मिलते हैं और गूगल मैप यकीनी तौर पे किसी छोटी सी गली में भी चले जाए तो वहाँ पे बेबे हमें बता रही होती है कि टेक राइट फ्रॉम हियर, तो वो मेरा ख्याल है कि आप सहराओं में भी आपको बताने के लिए कोशिश करते हैं कि आप सहराओं में गुम ना हो, आपकी ज़िंदगी महफूज हो। क्योंकि हमने देखा था आज से 3 महीने पुरानी खबर है कि सऊदीया में 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि सहरा की सैर करने गए, वहाँ पे वो लापता हो गए और पता नहीं किधर गए, लाशें वगैरह तो वहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि 1600-1700 किलोमीटर के एरिया से भी मुहित है उनका सहरा, एक बहुत बड़ा सहरा है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए अब सहराओं से मोहब्बत का जिक्र करते हैं। अच्छा, वो आपने सुना है मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। एग्जैक्टली, मोहब्बत में कोई कैद नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। पक्की बात है। हाँ। आपको यकीन भी है? यकीन भी, क्योंकि बहुत सी ऐसी मिसालें हमारे सामने ये वैसे इस स्टोरी से पहले ये फजूल लगता था कि मोहब्बत की उम्र नहीं होती, है ना, लेकिन ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिनको देखकर मुझे भी यकीन आ गया था। उससे पहले मैं भी यकीन नहीं करती थी क्योंकि आपको पता है हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे एजेड लोग हैं जिन्होंने अब आकर शादियां कर ली। नहीं, वो तो बिल्कुल अलग बात है। शोबिज़ वाले लोग एक दूसरे के साथ काम भी करते हैं, वहाँ पे हो भी सकते हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है ये सुन के गज़ल आपको और पूरे पाकिस्तान को लगेगा कि मोहब्बत की वाकई कोई उम्र नहीं होती। मोहब्बत कभी भी उम्र की कैद में नहीं आती। इसका सबूत 100 साला मर्द और 102 साला खातून ने दिया। 100 और 102, जी हाँ, जिन्होंने दुनिया के सबसे मोमर शादीशुदा जोड़े का रिकॉर्ड कायम किया है। इनकी कहानी हर उम्र के लोगों के लिए एक पैगाम है कि मोहब्बत पाने के लिए कभी देर नहीं होती। ये नई ज़िंदगी की एक शुरुआत होती है और नई ज़िंदगी शुरू करने की ख्वाहिश और खुशी हासिल करने का एक खूबसूरत नमूना है। चाहे ज़िंदगी के कितने ही साल गुजर जाएं, चाहे 100 साल गुजर जाए, अगर आपको मोहब्बत होती है तो आप इस मामर जोड़े से रब्ता कीजिए, इनसे इंस्पिरेशन लीजिए। या फिर रब्ता अगर आप नहीं भी कर सकते तो इनकी इंस्पिरेशन के साथ आप देखिए, साथ उनके पीछे फैमिली मेंबर्स भी मौजूद हैं। फैमिली मेंबर्स भी मौजूद हैं और जिस तरह से सपोर्ट किया गया, क्योंकि उमूमन तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब इतनी एज हो जाती है तो कहते हैं कि भाई अब तो ये मरने की उम्र है। हाँ। और अब इस उम्र में इस तरह के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। लेकिन आप देखें कि कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी आपको हसनैन ने बताई है और यकीनी तौर पर आप इससे सबक हासिल करेंगे, क्योंकि जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि मोहब्बत में कोई कैद नहीं होती, तो ये चीज़ आपने अब जो है वो इसको देखना है और आगे इसी तरह बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोम्स का कमाल सामने आया है और अब हम आपको लिए चलेंगे स्वीडन, जहाँ के जो साइंसदान हैं उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की है और रिसर्च करने के बाद उनको ये चीज़ सामने आई है कि किस तरह से हमने अच्छा हसनैन, हमने बहुत बात की एआई की, एआई टीचर्स की बात की, रेस्टोरेंट्स में खाना पकाते हैं, अस्पतालों में जाकर काम करते हैं, टीचर्स भी आ चुके हैं। लेकिन अब जो जदीद एआई सिस्टम तैयार किया गया है जो माइक्रोबायोम्स के हवाले से है और इसमें ये बताया गया कि इसके ज़रिए इंसान की विजिटिंग प्लेसेस का पता लगता है, यानी कि इंसान जहां भी जा रहा है इस एआई के ज़रिए पता चल जाएगा और ये निज़ाम जीपीएस की जगह मखसूस खित्तों के माइक्रो जानदारों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है, जो हर इलाके के मुनफरिद माइक्रोबायोम्स को बतौर माइक्रोबेल फिंगरप्रिंट्स इस्तेमाल करते हैं। ये रिसर्च ना सिर्फ साइंसी दुनिया में इनकलाबी तब्दीली ला रही है बल्कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन और सेहत के शोबे में भी नए इम्कानात पेश करती है। मतलब आप अब जहाँ पे भी जाएंगे गूगल आपको सर्च कर लेगा एआई की मदद से। ऐसा ही है। इससे पहले हमने ये भी बात की थी कि वो हमारे वो जो भी बैक्टीरिया वगैरह होगा उसको भी वो ट्रैक कर लेगा। अब ये है कि हम जहाँ जाएंगे वो भी एआई देख लेगा। ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता। पाकिस्तान में नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले दिनों में इंटरनेट ही नहीं होता। आपको पता है आपका इंटरनेट बंद हो जाए तो आपका जीपीएस बंद हो जाता है। आपका जीपीएस बंद हो जाए तो आप रास्ते में खो जाते हैं। तो पाकिस्तान में ये चीजें तो बहुत ज्यादा होती हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं व्हाट्सएप बंद होता है, जीपीएस बंद हो जाता है, यूट्यूब बंद होती है, इवन आपके तो सिग्नल ही नहीं आते। तो आप पाकिस्तान में एआई टेक्नोलॉजी जितनी भी है दूर दूर तक तसव्वुर नहीं कर सकते आप, दूर दूर तक उसको कोई तसव्वुर नहीं होता। अच्छी और बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपने जब जीपीएस की बात की तो मुझे एक और स्टोरी याद आ गई। अच्छा,
जीपीएस, ट्रांसपोर्टेशन और interlink है, टेलीपोर्टेशन, हाँ। ये तमाम तर चीजें इंटरलिंक हैं। और अब Exactly. साइंसदान कर क्या रहे हैं? साइंसदान टेलीपोर्टेशन की तरफ जा रहे हैं और ये एक ख्वाब नहीं है। साइंसदान इंसान को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पलक झपकते ही मुंतकिल करने के ख्वाब को अच्छा। हकीकत का रूप देने के बिल्कुल करीब हैं। हालिया क्वांटम रिसर्च ने डाटा की मुंतकिली में आम पेशरफ सामने आई है, जिससे इंसानों के एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक उनको मुंतकिल करने तक का जो सफ़र है वो एक पलक झपकते ही उस सफ़र को उन्होंने तय करने का सोचा है। इस हवाले से तहकीकात जारी है और बहुत सारे साइंसदान इस पे रिसर्चेस कर रहे हैं। और ये जो पलक झपकते ही मुंतकिल होने का ख्वाब है, अब साइंसी फिक्शन से निकल के हकीकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। अगरचे ये रिसर्च अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे है, लेकिन ये मुस्तकबिल में नक्लो हमल के मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकती है। और ये वैसे होगा कैसे? लेकिन इसमें बहुत से साइंटिफिक हर्डल्स भी आएंगे अगर आप अभी यहाँ पे हैं और पलक झपकते ही आप अमेरिका में हो। हाँ, देखिए मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? अजीब सी बात लगती है। नहीं, आज से 10-15 साल पहले जब स्काइप पे आप कॉल नहीं कर सकते थे, व्हाट्सएप पे आप कॉल नहीं कर सकते, तो आप कहते थे कि खतो किताबत चलती है या फिर टेलीफोन पे काम चलता है, या उससे पहले तो खतूत चलते थे। ऐसे ही है। अब आप स्काइप पे लोगों को तो देख सकते हैं। हाँ। सो इसी तरह से ये टेलीपोर्टेशन इज काइंड ऑफ थिंग जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो सकते हैं। और ये विजुअल्स भी आपको नजर आ रहे हैं किस तरह से उसके ऊपर काम हो रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि वही बात है कि इसमें अब बहुत से साइंटिफिक हर्डल्स भी होंगी, किस तरह से ये पॉसिबल होगा और पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा, वो ये आई वाली बात है कि वो इंटरनेट के मसाइल बार बार आ जाते हैं। जिस भी टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, सोचते हैं, तो सबसे पहला सवाल माइंड में आता है इंटरनेट के हवाले से कि अगर वो चलेगा। हमारे यहाँ एक और काम हो सकता है कि लेट्स सपोज ये टेलीपोर्टेशन को अप्लाई किया जाए, एक बंदे को या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, उसको जो ही टेलीपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी के तहत आपने ट्रांसफर करने की कोशिश की, इंटरनेट चला गया और वो सारा मामला वहीं पे रह गया। नहीं, वो बंदा के खला में फंस गया, समथिंग लाइक दैट हो सकता है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली। तो ये सूरत हाल है, दुनिया जिस तरह से तरक्की कर रही है और हम फिर पीछे जा रहे हैं। इसी तरह जिस तरह से हसनैन ने आपको बताया, इससे पहले वाली स्टोरी भी हमने शेयर की, जैसे हमने कहा कि तमाम चीज़ें इंटरलिंक है, तो आपको एक और बात बताती हूँ कि बसारत बहाल करने वाली बायोनिक आंख भी अब आ गई है। मेलबर्न की मोनाश यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 10 साल की मेहनत से एक बायोनिक विजन सिस्टम तैयार किया है जो नाबीना अफराद की बसारत बहाल कर सकता है। और मतलब ये इस तरह के है कि आप कह लें कि एक मसनूई आंख है और ये सिस्टम कैमरे से ली गई तस्वीर को दिमागी इम्प्लांट्स के ज़रिए रोशनी के धब्बों में तब्दील करता है, जो नाबीना अफराद को चीज़ों की शनाख्त और हरकत करने में मदद देता है। और ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ बिनाई की बहाली में कारआमद साबित होगी, बल्कि न्यूरोलॉजिकल मसाइल जैसे फालिज के इलाज में भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है, अगर क्योंकि आँख एक बहुत बड़ी नेमत है, अगर आप नहीं देख पाते तो बहुत सी मुश्किलात होती हैं। और इस तरह से साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये चीज़ निकाली है, तो आप इसको अप्रिशिएट करें और ये एक बड़ी अचीवमेंट है उनकी। नाबीना अफराद के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा होगा अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाए। लेकिन आज की स्टोरीज के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि दुनिया एक पैरेलल यूनिवर्स में चल रही है और पाकिस्तान एक पैरेलल यूनिवर्स में चल रहा है। यहाँ पे है कि इसको बंद कर दो, इसको निकाल लो, ये धरने खत्म कर दो, कंटेनर्स लगा दो, इंटरनेट बंद कर दो, जीपीएस बंद कर दो, 4G बंद कर दो, AI बंद कर दो, 5G बंद कर दो। लेकिन दुनिया एक पैरेलल यूनिवर्स में चल रही है। और ये जो दुनिया की खबरें हम जब भी पेश करते हैं तो हमें खुशी थोड़ी ज्यादा होती है कि दुनिया कम से कम कोई अच्छे काम शुरू कर रही है। exactly. आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको बताएंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जहाँ पे मुश्किलात और वसाइल की कमी किसी भी जगह पे होती है। हमारे यहाँ ज़्यादा इसका रोना रोया जाता है कि हमारे पास बहुत मुश्किलात हैं, वसाइल नहीं हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन वसाइल की कमी किसी ख्वाब को पूरा करने से रोक नहीं सकती। एग्जैक्टली, दैट इज़ वेरी ट्रू। और बल्कि ये जो मुश्किलात होती हैं ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं और वसाइल की कमी के बावजूद आप अपने ख्वाब की तकमील के लिए उसके लिए भरपूर मेहनत करते हैं, उसको पूरा करने के लिए आप उसकी कामयाबी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और इसी तरह की मेहनत हमने देखी है 11 साल बच्ची जिसने अपने पाँव के ऊपर, उसके पास जूते नहीं थे, कुछ चीज़ें नहीं थी, उसने कुछ कपड़ों के साथ अपने पाँव को बांधा और दौड़ लगाई। और 11 साल बच्ची ने नंगे पाँव दौड़ लगा के वो चैंपियन बनी हैं। और उन्होंने सिर्फ दौड़ नहीं लगाई बल्कि पाँव पर पटिया बांध के, जैसा मैंने आपको बताया, और 3 तलाई तमगे भी उन्होंने जीते हैं। बच्ची की कहानी जज्बे और मेहनत की लाजवाब मिसाल है जिसने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि मुश्किलात और
वसाइल की कमी भी किसी ख्वाब को हासिल करने से रोक नहीं सकती और इनकी कामयाबी लाखों लोगों के लिए एक तहरीक बन चुकी है। और यकीनी तौर पे हमारे यहाँ जो गिला किया जाता है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, मीडिया सपोर्ट नहीं करता, वालिदैन Exactly. सपोर्ट नहीं करते, उनके लिए ये बच्ची जिंदा मिसाल है। सही बात है। और सबसे पहले तो आपका अपना पैशन आप बच्ची का देखें कि किस तरह से उनकी ये अचीवमेंट थी, उनकी कामयाबी थी, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है। और इससे हमें यही सबक मिलता है कि जब आप किसी काम का इरादा कर लेते हैं तो उसके अंदर पूरा उतर जाए, ना कि आप ये बहुत से डाइवर्ट हो जाए माइंड में लाकर कि ये मैं नहीं कर सकता, ये रुकावट है, ये वसाइल नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है गजल। आज के शॉर्ट स्टोरी से इतना ही। इंशाल्लाह कल के शॉर्ट स्टोरीज में फिर मुलाकात होगी, लेकिन यहाँ पे जा नहीं रहे हम, यहाँ पे जस्ट ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस।